भारतीय जनता पार्टी के पवन वाले दांव की बात करेंगे, क्योंकि पवन सिंह जिनके कारण पिछले लोकसभा चुनावों में एनडीए को नुकसान देखने को मिला था, अब बीजेपी में आ चुके हैं। आज पवन सिंह को वापस बीजेपी में शामिल किया गया। उपेंद्र कुशवाहा से वो आज सबसे पहले मिले, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी वो कैंडिडेट थे जो काराकाट की सीट से पवन सिंह के आने की वजह से हार गए थे इस सीट पर। लेकिन सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। इस समय विनोद तावड़े भी उस जगह पर मौजूद थे। शो छोड़ने के बाद पवन सिंह ने कहा था, मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। पवन सिंह के इस बयान के बाद ही तय हो गया था कि अब वो पूरी तरह राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। इसका सबूत उन्होंने अब खुद दे दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बीजेपी में वापसी हो चुकी। दिल्ली में ये उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं। दोनों 30 मिनट तक मिलते हैं। इस दौरान पवन सिंह ने अमित शाह को गमछा पहनाया। इसके बाद पवन सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने पवन सिंह से बीजेपी में दोबारा शामिल होने को लेकर पूछा, तो पवन सिंह ने कहा कि वो बीजेपी से कभी अलग ही नहीं हुए थे। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। सवाल है कि जिन पवन सिंह को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से निकाला, अब उन्हीं पवन सिंह को बीजेपी अपना चुनावी स्टार क्यों बना रही है? और दिलचस्प बात यह कि बीजेपी में उनकी वापसी की खबर दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर से आई इस तस्वीर से लगती है, जिसमें पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक ही सोफे पर बैठे दिखते हैं। इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने बाहर आकर वो ऐलान किया जिसकी गूंज बिहार विधानसभा चुनाव में सुनाई दे सकती है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो सुबह 11:30 बजे पवन सिंह ने बीजेपी महासचिव तावड़े से मुलाकात की और शाम होते होते उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आशीर्वाद देकर बीजेपी में नई पारी शुरू भी कर दी। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीजेपी से नाराज होकर पवन सिंह ने बीजेपी छोड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और कई सीटों पर बीजेपी एनडीए की हार का आधार पवन सिंह खुद बने, वो उसी पार्टी में वापस क्यों आए? और अगर विनोद तावड़े कहते हैं कि पवन जी बीजेपी में हैं, बीजेपी में ही रहेंगे, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? दिलचस्प बात यह है कि पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी का ऐलान उपेंद्र कुशवाहा के घर हुआ, जिनका पवन सिंह ने आशीर्वाद लिया। उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह की बगावत भारी पड़ी थी। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह न खुद जीत हासिल कर पाए थे और न ही एनडीए के प्रत्याशी को विजय हासिल करने दी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिले थे। वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में लोकसभा चुनाव के दौरान 2,53,876 वोट गए, जबकि सीपीआई-एमएल उम्मीदवार राजराम सिंह को 3,80,581 वोट मिले। उन्होंने पवन सिंह को 1,05,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव न लड़े होते तो एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय मानी जा रही थी। तो पवन सिंह ने दिखा दिया कि वो भीड़ को वोट में भी तब्दील कर सकते हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन एनडीए का खेल बिगाड़ दिया। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बगावत करने वाले पवन सिंह को वापस लाना बीजेपी का बड़ा कदम है। ये सिर्फ घर वापसी नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का वो दांव है जो बिहार की सियासत को हिला सकता है। इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि या विवेक काम नहीं कर रहा। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। बिहार की राजनीति समझने वाले कई लोगों को लगता है कि पवन सिंह की स्टार पावर का असर सिर्फ काराकाट या आरा तक सीमित नहीं है।
पूरे शाहबाद और भोजपुरिया बेल्ट में वो बीजेपी के विरोधियों को खबरदार कर सकते हैं। नौजवान और ग्रामीण वोटर एनडीए के पाले में वापस आ सकते हैं। हालांकि इस आकलन को पवन सिंह कितना सही साबित कर पाएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक। पवन सिंह भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं और पूरे समूचे बिहार को भी हम अगर देख लें तो यहाँ पर नौजवानों में, महिलाओं में बहुत क्रेज है उनका। अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले पिछले लोकसभा चुनावों में काराकाट की सीट पर किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। हालांकि पवन सिंह भी नहीं जीते थे, लेकिन महागठबंधन के कैंडिडेट को वहां पर जीत मिल गई थी। अब पवन सिंह बीजेपी में दोबारा लौट आए हैं। पवन सिंह 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। आते ही बीजेपी ने उन्हें अपना स्टार कैंपेनर बनाया। इसके बाद माना जाता है कि साल 2023-24 में पवन सिंह ने आरा से टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने को कहा। पवन सिंह ने यह टिकट लौटा दिया और काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ने चले गए। पिछले साल मई में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उनके निर्दलीय लड़ने से एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। पवन सिंह ने चुनाव लड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद इस साल की शुरुआत से उनकी बीजेपी में लौटने की खबरें शुरू हो गई। आरा से चुनाव हारे आरके सिंह ने पवन सिंह का पक्ष लिया, कहा कि उनकी वजह से एनडीए को कई सीटें गंवानी पड़ी। इस तरह पवन सिंह की अहमियत को बीजेपी के ही कई नेताओं ने माना, जिसके नतीजे के तौर पर उनकी बीजेपी में वापसी भी हो गई, जिससे पार्टी को उम्मीद है कि 70 से ज्यादा सीटों पर पवन सिंह के आने से असर दिख सकता है, फायदा हो सकता है। हम एक ऐसी सीट पर इस समय मौजूद हैं जो सुपरहिट इसीलिए है क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उसे ऐसा बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जहां के सांसद हैं, जहां 3 बार से एनडीए का ही सांसद चुना जा रहा है, उस काराकाट सीट पर इस बार कैसा बहुकोणीय मुकाबला है वो हम आपको दिखाएंगे। यहां भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह मंच पर हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव उमड़ आया है उनकी एक झलक पाने के लिए। और जो मुझे प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है उससे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं खुश हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पवन सिंह ही थे जिन्होंने अपने बलबूते बिहार की काराकाट सीट को सुपर हिट सीट बना दिया। खाली लोकप्रियता है, खाली फोटो खिंचाने लोग आ रहे हैं या वोट देने? वोट भी देंगे। इस बार विकास होई, पवन भैया कहले बड़न विकास होई तो होई। कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100, कोई 200, कोई 1000, कोई 500। मुझे मेरे हाथ में पकड़ा के आशीर्वाद मिल रहा है, बेटा विजय भव। ये पवन सिंह को केवल एक स्टार के तौर पर देखने आए हैं, वोट भी करेंगे? वोट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। क्या विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, इनसे बड़ी उम्मीद है लोगों को। हम लोग गोरखपुर से हैं उनको समर्थन में देते थे भाजपा को। हाँ हाँ, अब की बात पवन सिंह को नया है ना, पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह को लेकर लोगों ने जो कहा वो किया। जनता उनका प्रचार भी देखने आई और वोट भी दिया। इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। कुछ ही ऐसे चुनाव क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आ जाए और सारे समीकरण जो है वो उथल पुथल करके रख दे, लेकिन ये कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं है। राज्य बिहार है, सीट काराकाट है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां के सुपर डुपर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां अचानक परेशान हुई हैं। यहां पर पार्टी तय नहीं है, स्थान तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेगा ये तय है। बहुत कुछ उथल पथल हुआ, उसके बाद मैं डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को लेकर हुई सियासी चूक को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले दुरुस्त करने की पुरजोर कोशिश की है। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि ऐसा करके बीजेपी शाहबाद और मगध क्षेत्र में एक बार फिर से कुशवाहा और राजपूत समाज को एनडीए के पक्ष में एकजुट करने में कामयाब हो जाएगी। बिहार का शाहबाद क्षेत्र, जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल है, वो एनडीए का पिछले 2 चुनाव से सबसे कमजोर कड़ी साबित होते आया है। चाहे वो 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, एनडीए का प्रदर्शन इन 2 चुनावों में शाहबाद क्षेत्र में बेहद निराशाजनक रहा है।
शाहबाद क्षेत्र एनडीए का मजबूत किला रहा है, लेकिन 5 साल पहले ये ढह गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने यहाँ सबसे खराब प्रदर्शन किया। शाहबाद क्षेत्र के आरा जिले में 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए सिर्फ 2 सीट जीत पाई, दोनों सीट बीजेपी ने ही जीती। बक्सर और कैमूर जिले की 4-4 विधानसभा सीट पर तो एनडीए अपना खाता तक नहीं खोल पाई। रोहतास जिले की सभी 7 विधानसभा सीट पर भी एनडीए को निराश होना पड़ा। इस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में शाहबाद क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों में से एनडीए केवल 2 सीट ही जीत सकी और दोनों सीट बीजेपी ने जीती। बीजेपी को लगता है कि भोजपुरी बेल्ट में राजपूत वोटर पर पवन सिंह की पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी की कोशिश पवन सिंह को बड़े राजपूत फेस के तौर पर पेश करने की होगी। एनडीए की कोशिश शाहबाद की तरह मगध क्षेत्र में भी अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारने की होगी, क्योंकि पिछली बार मगध क्षेत्र में आने वाले अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा जिले में एनडीए का खाता भी नहीं खुल सका था। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के इस खराब प्रदर्शन के पीछे राजपूत और कुशवाहा वोटर में बिखराव को वजह माना गया, जो लोकसभा चुनाव तक जारी रहा। पवन सिंह की बगावत ने इसे और गंभीर बना दिया। पार्टी ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हम निष्कासित करते हैं, पर मंच से आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं बुराई क्यों करूं किसी का? बुराई करनी भी नहीं चाहिए। जो मुझे मेरा संस्कार मिला है, मुझे गार्जियन से जो मुझे संस्कार मिला है, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूं, तो मैं माताओं बहनों का जो दर्द देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा। मुझे माता, बड़ी बहन, बुआ, चाची, दादा, दादी, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100, कोई 200, कोई 1000, कोई 500, मुझे मेरे हाथ में पकड़ा के आशीर्वाद मिल रहा है, बेटा विजय भवा। हम जो गांव-गांव में जा रहे हैं और जिस तरीके से प्यार बरस रहा है, तो पब्लिक, जनता जो हमारे लिए भगवान है, उनसे जब प्यार बरसता है ना श्वेता जी, तो आदमी हर चीज भूल जाता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लस दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार से बड़ा झटका लगा और बिहार में उसकी सीटें 39 के मुकाबले 30 पर आ गई। सासाराम, बक्सर, आरा, काराकाट, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और औरंगाबाद में बीजेपी राजपूत और कुशवाहा वोट में सेंध लगने से हार गई, जबकि 2019 में उसने यही सभी सीटें जीती थी। एनडीए की इस कमजोरी के लिए आरजेडी की इन सीटों पर बदली रणनीति को भी जिम्मेदार माना गया, जिसने इन सभी सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार उतारकर फायदा उठा लिया। इस हार के बाद से ही बीजेपी ने ऑपरेशन शाहबाद पर काम करना शुरू किया। कुशवाहा वोट बैंक को एक बार फिर से अपने पाले में करने के लिए लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया और पवन सिंह को भी वापस लाकर एनडीए की कोर वोट बैंक को मजबूती देने की कोशिश की गई। काराकाट से पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा वो चुनाव हार गए थे और तीसरे नंबर पर चले गए थे। दूसरी तरफ आरा से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के हार के पीछे भी पवन सिंह को ही कारण माना जाता है। अब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को एक साथ लाकर बीजेपी ने शाहबाद और मगध क्षेत्र में राजपूत और कुशवाहा वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की है। तो अगर इन्हीं लोकसभा सीटों को आप विधानसभा के हिसाब से देखेंगे तो यह संख्या बड़ी हो जाती है और पवन सिंह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी मगध और शाहबाद के रूप में इस समय नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर जो विपक्ष है उसने भी अपने आप को मजबूती प्रदान करने की कोशिशें बहुत की हैं। और ऐसे में पवन सिंह जैसे ही बीजेपी में आते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया एक्स पर वो विरोधियों पर जमकर बरसते हुए लिखते हैं कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज हमारे माननीय गृह मंत्री मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरी पावर लगाएगा। बिहार की राजनीति चुनाव से पहले बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पवन सिंह वाला दांव है, तो दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी की तरफ से अब भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब तक हमने देखा था कि प्रशांत किशोर आरजेडी को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर थे, लेकिन अब
वो सीधे सीधे निशाना लगा रहे हैं जेडीयू बीजेपी पर। भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय है। अब देखिए, अशोक चौधरी जी का मामला है, उसकी जानकारी तो मुझे है नहीं। अशोक चौधरी जी ने मानहानि का दावा किया है, अब वो तो न्यायालय में है, नोटिस दिए हैं, नोटिस का जवाब देना है प्रशांत किशोर जी को। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, पेपर दिखा कर, उसी तरीके से इन लोगों को आना चाहिए। ये इक्का दुक्का बोलने से नहीं चलेगा ना। प्रशांत किशोर के आरोपों ने बिहार के चुनावी माहौल को गर्म कर दिया। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के निशाने पर जेडीयू से मंत्री अशोक चौधरी, लेकिन अब उनका फोकस सम्राट चौधरी पर शिफ्ट हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। प्रशांत किशोर ने चर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि उस केस में सीबीआई ने सम्राट चौधरी से पूछताछ की थी। इस केस में दावा किया कि वो नामजद आरोपी थे। सम्राट चौधरी ने इस आरोप पर कहा कि सीबीआई केस की जांच कर चुकी है। इस केस में जिस राकेश कुमार का नाम प्रशांत किशोर ले रहे हैं, वो हाजीपुर का कारोबारी है। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है, और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। प्रशांत किशोर जिस तरह एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों के आरोप लगा रहे हैं, उसने बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया है। इससे पहले पीके ने जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू से पहले प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर भी हमले करते हुए दिखते थे, लेकिन उन्होंने अब एनडीए को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी सियासी विश्वसनीयता बढ़ा सके। लेकिन पीके का ये दांव कितना काम आएगा, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। और अब उत्तर प्रदेश की खबर से आपको खबरदार करते हैं, जहां बरेली की हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई चल रही है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ किस तरीके से उनके अवैध जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर किस तरीके से बुलडोजर चला है। अब तक पिछले 4 दिनों को अगर हम देखें तो तौकीर रजा समेत 73 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली हिंसा में ये बड़ी कार्रवाई है। बरेली नगर निगम की टीम और पैरामिलिट्री फोर्स जो पीएससी है वो देखिए यहाँ पर है। ये माहौल देखिए, बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मौलाना तौकीर रजा का कोई कनेक्शन है वो उन तमाम जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। और ये देखिए, ये एक पूरी दीवार को ढा दिया गया है। ये मौलाना तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदार जो समाजवादी पार्टी से सभासद भी हैं। बुलडोजर एक्शन जारी है। जो जिस पंजे से बुलडोजर ने कई माफियाओं को नेस्तनाबूद किया उनकी अवैध संपत्ति पर, वो बुलडोजर अब अंदर चला गया।
उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा पर हिंसा भड़काने का आरोप तो कई बार लगा, लेकिन तौकीर के करीबियों तक बुलडोजर पहली बार पहुंचा है। ये एक पूरी दीवार को ढा दिया गया। ये वो गोदाम था जिस पर अवैध ई रिक्शे रखे जा रहे थे, वहां पे चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था। तौकीर रजा हर बार भड़काता आ रहा था, लेकिन पहली बार तौकीर की दुकान से लेकर हमदर्दों तक कानूनी एक्शन हो रहा है। इस पूरी इमारत को जो एक मजार के बगल में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, उसके ऊपर चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई है। ये देखिए, ये जो क्रॉस के बोर्ड लगाए गए हैं, जो क्रॉस का निशान लगाया गया है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। कहा जा रहा है कि नाले पर बनाया गया। यूं तो तौकीर रजा 2010 से दंगों की साजिश रचने का आरोपी बनता है, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में तौकीर का साथ देने वाले कानून के आगे हाथ जोड़कर चलने को मजबूर हुए हैं। अफसोस से सिर झुके हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं और किसी के हाथ में आंसू हैं। कोई माफी मांग रहा है, कोई कह रहा है कि देखिए किस तरीके से हाथ में आंसू माफी मांगे जा रहे हैं। अब तक तो बरेली में माहौल बिगाड़ने वाले बचते रहे, लेकिन अब की पुलिस के एनकाउंटर में लंगड़ाने लगे। तौकीर रजा गिरफ्तार हुआ। तौकीर रजा के 72 साथी गिरफ्तार। तौकीर रजा की संस्था का दफ्तर सील हुआ। तौकीर रजा के दामाद के घर तक पुलिस पहुंचती। तौकीर रजा के साथी के घर नोटिस चिपका दिया जाता है। बरेली में तौकीर के शूटर का हाफ एनकाउंटर, और अब तौकीर रजा के करीबी के कब्जे पर कानून का बुलडोजर चल जाता है। तौकीर रजा पहले भी हिंसा का प्लान करता रहा है और हिंसा का प्लान करके वो बच निकलता रहा है। उसको लगा था कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भी उस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती तो उसके समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार न सिर्फ तौकीर रजा पर कार्रवाई हुई, बल्कि जितने भी करीबी रहे हैं तौकीर रजा के, उन सब ने इनकार कर दिया कि उससे कोई संबंध ही नहीं है। फर्रुखाबाद की जेल में बंद चल रहे मौलाना तौकीर रजा ने सपने में नहीं सोचा होगा कि जुमे की नमाज के दिन जो उपद्रव उसने बरेली में प्लान किया, उसका पेच खोलकर ढीला कर दिया जाए, जिसमें मंगलवार की कार्रवाई पर ध्यान दें। जुमे वाले बलवे का जवाब मंगलवार को जब कानून ने देना शुरू किया, तो सबसे पहले तौकीर के दामाद के घर हसन हाउस में अवैध निर्माण के आरोप में कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन प्रशासन को देखते ही मोहसिन ने तौकीर से रिश्तों का धागा मानो तोड़ दिया और ये दावा करने लगे कि हम तो आई लव मोहम्मद के मसले पर प्रदर्शन न करने वाला फतवा जारी कर रहे थे। तो मेरे पास फतवा है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, इस तरह के एहतजाज में शामिल होना जायज नहीं है। हजरत का फतवा मेरी मस्जिद में ऐलान हुआ। आप लोगों ने फतवा दिया कि किसी फसाद में नहीं जाना है। बिल्कुल, जब हम आला हजरत के मानने वाले, हम तौकीर मियां के मानने वाले नहीं है। जब आला हजरत ने इस चीज को नाजायज लिखा, हम क्यों करेंगे भाई? हम आला हजरत को मानते हैं ना। उसके बाद ये तरीका ये कि साहब बीजेपी के जिला अध्यक्ष औला के जो हैं, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उनके कहने से सारा तमाशा है ये चल रहा है। आपका तौकीर रजा से कोई डायरेक्ट कोई नहीं है। अरे भाई हर चीज है, नहीं रिश्तेदारी, वो रिश्तेदारी को मेरी सगे रिश्ते, मेरी बीवी के तायाजाद भाई हैं, तो वहाँ रिश्ते क्या मतलब है? 2005 से मेरे उसके बाद कोई ताल्लुकात है नहीं, ना हम जाते हैं, ना मिलते हैं, ना आते। बरेली नगर निगम की टीम और पैरामिलिट्री फोर्स जो पीएससी है वो देखिए यहाँ पर है। तमाम जो लोग थे मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन अब जिस परिवार मोहसिन के घर पर बुलडोजर एक्शन करने की तैयारी आई है, वहां पर उनके परिवार का कहना है कि हमारा तो स्टे है और मौलाना तौकीर रजा से न उनकी संस्था से हमारा कोई लेना देना है। मौलाना तौकीर के दामाद ने प्रशासन को अपने घर के अवैध निर्माण के मामले में कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाकर फिलहाल कार्रवाई से छूट हासिल कर ली, लेकिन इस बीच पुलिस ने हिरासत में लिया तो कहने लगे आपके सामने मुसलमान होने की सजा मिल रही है तो मुसलमान। मोहसिन का घर तो अभी बच गया, लेकिन तौकीर के कहने पर जुमे वाले बलवे का जवाब मंगलवार को आया तो मौलाना के दूसरे साथी ओमान रजा का अवैध कब्जा बच नहीं पाया। तो ताला तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये ताला तोड़ा जाएगा और संभवतः इस जगह को पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। बुलडोजर अब इस तरफ आ गया है, यानी कि अब इस जगह का जो मालिकान है, जिन लोगों की मालिकाना हक है, उन लोगों का के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, उनका भी कनेक्शन सामने आएगा। इधर ताला टूटा, उधर बुलडोजर घुसा और ये बुलडोजर समाजवादी पार्टी के सभासद ओमान राजा के अवैध कब्जे पर चलता है। बरेली में बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर के पंजे ने अपना काम करना शुरू कर दिया है
और ये वो इलाका है जहां पर एक नगर निगम की जमीन को कब्जा करके एक अवैध गोदाम बनाया गया था, जिस पर ये कार्रवाई की जा रही है। और ये देखिए, ये एक पूरी दीवार को ढा दिया गया। ये वो गोदाम था जिस पर अवैध ई रिक्शे रखे जा रहे थे, वहां पे चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था बिना ये देखिए, ये बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। पूरी दीवार ढा दी गई और ये एक्शन बुलडोजर का पंजा शुरू हो चुका है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई बरेली नगर निगम के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, उस सीलिंग की कार्रवाई का ही नतीजा है कि आज ये बुलडोजर चलने लगा और बुलडोजर के पंजे ने इससे खाली प्लॉट पर जो नगर निगम का प्लॉट है उस पर ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। और देखिए, ये बुलडोजर ने उस गेट को गिरा दिया और पूरा उस इमारत को ढा दिया। जो गेट बनाया गया था उसको तोड़ दिया गया है। बुलडोजर अपना काम कर रहा है। ये कार्रवाई के साथ प्रशासन ये बंदोबस्त करने में लगा है कि जिन्होंने भी बरेली का माहौल और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की सोची, उन्हें अब छोड़ा नहीं जाए। ऊपर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ड्रोन भी उड़ाया जा रहा ताकि इस एक्शन के पीछे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है कि गली मोहल्ले से भीड़ इकट्ठा करके कोई नापाक साजिश तो नहीं रची जा रही है, कोई कोशिश तो नहीं हो रही है। उसके लिए ये ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और उधर जमीन पर बुलडोजर एक्शन कर रहा है। यानी आसमान में ड्रोन से निगरानी और जमीन पर बुलडोजर का पंजा, जिसने उन तमाम इमारतों को नेस्तो नाबूद किया उत्तर प्रदेश में। और आज बरेली में बारी है जिन लोगों ने बरेली के अमन चैन में आग लगाई। मौलाना तौकीर रजा के भड़काने के बाद बरेली में फसाद हुआ, उसके बाद अब जहां एक तरफ पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। ये एक्शन बुलडोजर के आगे तक चला। तौकीर के कहने पर जुमे वाले बलवे का जवाब मंगलवार को आया तो शुक्रवार को बरेली में पुलिस पर गोली चलाने वाले का हाफ एनकाउंटर हो गया। पुलिस वालों के कंधे पर लटक कर चलता ये शख्स है ताजिम, जो एक गो तस्कर है और इस पर आरोप है कि इसने तौकीर रजा की साजिश का हिस्सा बनकर शुक्रवार को अवैध हथियार से पुलिस पर गोली तब चलाई जब मस्जिद के बाहर लोग जुटे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी। हालांकि जब पुलिस का एक्शन जारी है तो अब तक 70 से ज्यादा जो लोग पकड़े गए, उनमें से कई मानते हैं कि तौकीर रजा की वजह से ही वो बरेली की हिंसा का हिस्सा बन गए। अब ये लगातार गिरफ्तारी का दौर जारी है और इन लोगों के हाथ जोड़कर सिर्फ दुहाई मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। जी हमसे जी सर, माफी मांग रहे हैं सर। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर। गुमराह हो गए थे सर। किसने गुमराह किया? तौकीर मौलाना ने, तौकीर मौलाना ने। जी चलाए थे, पत्थर चलाए थे। जी गलती हो गई सर, आज के बाद अब नहीं होगा। गुमराह हो गए थे सर। ये वो आरोपी जिनका कहना है कि हम गुमराह हो गए थे और गुमराह होकर के हमने पत्थरबाजी की। लेकिन कुछ ऐसे भी जो खुद को निर्दोष कहते। अफसोस है भाई, हम लोग नहीं शामिल थे। अच्छा, शामिल नहीं थे, हम लोग नहीं शामिल थे। कैसे आ गए फिर? तो यहाँ तो घरों से उठाया गया है, घरों से बेगुनाहों को घरों से उठाया गया। बरेली हिंसा के बाद जरूरी है कि कानून कार्रवाई करे ताकि फिर कोई झूठी अफवाह के चक्कर में या किसी की सियासत चमकाने के जाल में फंसकर हिंसा का हाथ ना बने। लेकिन जरूरी ये भी है कि इस कार्रवाई में कोई बेगुनाह न शिकार हो। संतोष शर्मा, बरेली आज तक। अब आज की वो खबर जो चिंता पैदा करती है और उससे हम आपको खबरदार करने वाले हैं। आम आदमी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं सरकार के, वहां पर क्यों जाता है? जाता है कि उसे सस्ते में इलाज मिल जाएगा, सुविधाएं मिल जाएंगी। सरकार भी दावा करती है कि मुफ्त दवा दी जाती है लोगों को। लेकिन अगर वही मुफ्त दावा है कि एक बच्चे की जान ले ले, उसी मुफ्त दवा को लेकर जो दावा किया जाता है कि कई बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो जरूरी है कि खबरदार किया जाए। ये पूरा मामला जो है ये राजस्थान का है, जहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र पर यह दावा किया जा रहा है कि कफ सिरप पीने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई और कई बीमार हो गए। बहुत ध्यान से देश में सबको खबरदार करती है खबर देखिए। अगर आपके बच्चे को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप खांसी के लिए किसी सरकारी केंद्र पर दी जा रही है तो रुक जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में बंटते इसी सिरप की वजह से दावा है कि भरतपुर में 4 साल के गगन की तबीयत बिगड़ गई।
गगन को दी गई दवा जब खुद डॉक्टर ने पी तो दावा है उनकी हालत खतरे में आ गई। ये वो दवा है जो राजस्थान के सरकारी हेल्थ सेंटर पर बट रही है और दावा ये कि सीकर में 5 साल के नित्यांश को दी गई तो उसकी जान चली गई। जयपुर में इसी कफ सिरप को सरकारी केंद्र से लेकर पीने पर 2 साल की बच्ची की जान पर बन आई। तो खबरदार करता सवाल आता है, आखिर राजस्थान के सरकारी केंद्रों पर क्या बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने वाला कफ सिरप बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से भरतपुर, सीकर से लेकर जयपुर तक बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। आम आदमी से जुड़ी ये वो खबर है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सरकारें यही तो कहती हैं कि जनता को मुफ्त इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त दवा के साथ दिया जाता है। इसी दावे पर तो सरकारें अपनी वाहवाही बटोरती हैं, अपनी पीठ थपथपाती हैं और आम आदमी से वोट लेती हैं। लेकिन जब वही मुफ्त दवा जनता के कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को लीलने लगे तो जरूरी है खबरदार किया जाए आम आदमी को भी और उस सरकारी व्यवस्था को भी। तारीख 28 सितंबर, जगह बयाना ब्लॉक, भरतपुर। यहां सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 4 साल के गगन को खांसी के इलाज के नाम पर यही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया। लेकिन जिस सरकारी हेल्थ सेंटर पर सरकार लिखवाती है आरोग्यम परमम धनम, वहीं से दिए गए कफ सिरप को पीकर दावा है मासूम गगन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। सिरप पीने के बाद बच्चे को बेहोशी आ गई, उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। दावा है कि परिवार वालों की शिकायत पर जब उसी सिरप को खुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर ताराचंद योगी ने पिया, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। भरतपुर का मामला इकलौता नहीं है, क्योंकि तारीख 29 सितंबर, जगह सीकर, राजस्थान, जहां दावा है कि खोरी ब्राह्मणन गांव में 5 साल के नित्यांश की जान सरकारी हेल्थ सेंटर से मिले कफ सिरप को पीने के बाद चली गई। फिर वो हल्की सी उसको खांसी थी तो दवाई लेके आए थे चिराना CHC से उसके लिए। अब वो दवाई रात को 9 बजे उसकी मम्मी ने पिला दिया आधा ढक्कन। अब वो आधा ढक्कन पीने के बाद में सो गया। सोने के बाद में उसको 3 बजे चेत हुआ तो पानी 2 घूंट पानी की पिला दी, वो फिर सो गया। फिर 5 बजे सुबह उसको चेत नहीं हुआ, वो बेहोशी हालत में था। तो दादी जी, मम्मी, बुआ जी वो सब गांव के डॉक्टर के पास लेके गए। फिर गांव के डॉक्टर साथ में जाके सीकर गए। सीकर एस के हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। नित्यांश को खोने के बाद परिवार पर आसमान टूट पड़ा। जिस बच्चे को सरकारी हेल्थ सेंटर से मामूली खांसी सही करने के लिए दवा लाकर सोचा था कि वो स्वस्थ हो जाएगा, वहां दावा है बच्चा सरकारी सेंटर से मिले कफ सिरप को पीकर बचना तो छोड़िए, सांस तक नहीं ले पाया। वो बच्चा को यही दवाई दिलाई थी वो डॉक्टर, देख लो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाई गई दवाई है। कौन से हॉस्पिटल से लेके आए थे? चिराना CHC से दवाई लेके आए थे, बाकायदा गवर्नमेंट की दवाई है। अब ये खांसी की दवा है। अब हम तो ये चाहते कि ये कोई और बच्चा न पिए। इस पे ये कैसी बनी है, क्या बनी है, इससे बचा हमारा बच्चा तो गया आज के दिन। तीसरी दर्दनाक खबर जयपुर के सांगानेर से सामने आई, जहां 2 साल की बच्ची की हालत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से दिए गए कफ सिरप की वजह से बिगड़ गई। खांसी की दवा लेने के बाद सिस्टर कह रही है कि खांसी की दवाई देके सुला दी थी। कहाँ से ली है दवाई आप लोगों ने? ये सांगानेर डिस्पेंसरी है अपना, सब्जी मंडी के पास, वहाँ से लेके उसको दी थी। उसके बाद में उसी की हालत में मिली तो ये फिर जयपुर लेके आए साकेत हॉस्पिटल में। कि हम जब भी कोई ड्रग या मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो अपन उसकी क्वालिटी के लिए अश्योर्ड रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी डेलिकेट बैलेंस पे होती, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बीमार थे एंड वो दवाई कंज्यूम करके एक्चुअली और बीमार हो गए। सो बीमारी में हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब सवाल है कि राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसा कफ सिरप बांटा जा रहा है जो बच्चों के लिए खतरनाक है, या फिर चूक कहीं और हो रही है। आज तक इस बड़े मुद्दे पर खबरदार करते हुए अजय फाटक, ड्रग कंट्रोलर राजस्थान के पास पहुंचता है, जो कहते हैं कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग पर तुरंत रोक राजस्थान में लगा दी गई है। भरतपुर और सीकर से शिकायत आई थी कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप जो है इससे बच्चों को लेने पे परेशानी आई, तो इसके लिए हमने तुरंत वहाँ पे जांच कराई
और जांच कराने के बाद में गुणवत्ता के लिए जांच के लिए सैंपल्स ड्रॉ किए, जिसको हमने प्रयोगशाला के अंदर भेज दिए हैं। और साथ ही साथ इस दवाई के उपयोग के ऊपर रोक लगा दी गई है। ये हमारे द्वारा प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई की गई है। और अभी झुंझुनू से भी शिकायत आई थी, तो हमने झुंझुनू के अंदर भी दवाई के नमूने ले लिए हैं और उसको लैब में जमा करा दिए हैं। सवाल है कि जांच तो आप कर लेंगे, लेकिन बच्चे की जिंदगी कैसे लौटाएंगे? और सवाल ये कि पहले क्या कोई जांच नहीं की गई? राजस्थान सरकार कहती है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत हर दवा की जांच राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की तरफ से होती है। सरकार ये भी कहती है कि जून 2024 से ये दवा मुफ्त राजस्थान में बांटी जा रही है और पहले कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन जो बात स्वास्थ्य विभाग राजस्थान का नहीं बताता है, वो हम बताते हैं। ये दवा केसंस फार्मा नाम की कंपनी की तरफ से बनाकर राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर दी जा रही है। अब इस कागज पर गौर करिए। 5 अक्टूबर 2023 का राजस्थान का ये सरकारी कागज कहता है कि इसी केसंस फार्मा की बनाई जाती खांसी की एक दूसरी दवा गुणवत्ता के पैमाने पर खरी नहीं पाई गई। ये सरकारी दस्तावेज कहता है कि 2 साल पहले केसंस फार्मा कंपनी नाम की बनी खांसी की दवा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया, लेकिन वही केसंस फार्मा जब दूसरे नाम से कफ सिरप बनाती है तो फिर से राजस्थान में टेंडर हासिल कर लेती है और इसकी बनाई हुई दवा राजस्थान के स्वास्थ्य केंद्र में बंटने लगती है, जिससे अब तक 3 जगह पर एक बच्चे की मौत और 2 बच्चों की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। नहीं, प्राइमा फेशिया ये जो दवाई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, इसके लिए जो डीजीएचएस की गाइडलाइंस जारी हो रखी है, उसके अंदर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जानी चाहिए। और जो केसेस आए हैं जिसमें बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, वो 5 साल से कम उम्र के हैं ज़्यादातर। और ज़्यादातर जो है उनका इलाज होने के बाद में वो डिस्चार्ज भी हो गए। एक केस का जरूर ये आया है जिसमें कैजुअल्टी हुई है। ड्रग कंट्रोलर का ये बयान तो और खबरदार करता है कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कफ सिरप नहीं दिया जा सकता था, तो फिर सरकारी केंद्र पर कैसे बंटता रहा? क्या ये लापरवाही नहीं? और खबरदार करता दूसरा बड़ा सवाल, जिस फार्मा कंपनी का कफ सिरप पहले फेल पाया गया, उसी कंपनी का दूसरे नाम से बनाया गया कफ सिरप सरकारी केंद्र पर कैसे बंटने लगा? क्या इसमें किसी का भ्रष्टाचारी हाथ भी है? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो ये कैसे संभव हुआ, ये जानने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता शरद कुमार के पास। शरद, ये तो अजीब सी बात है कि जब पहले रिजेक्ट हो चुका है उसी कंपनी का दूसरे नाम से आकर ये, और बच्चों की सेहत से, लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। बिल्कुल श्वेता जी, ये कागज लेकर हम पहुंचे थे। जो आरएमसीएल है, जो दवा खरीद करती है, सरकारी कंपनी है और डिस्पेंसरी को भेजती है सीएससी पीएससी को, तो जो उसके इंचार्ज हैं उन्होंने कहा, पुखराज सेन जी ने, कि ये तो हमें आज पता चल पा रहा है कि ये इसकी जो दवा थी वो अमानक घोषित हो चुकी है। 2023 में ही 2024 में पाबंदी लग चुकी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो हमने कहा फिर इसकी दवा खरीदी कैसे जा रही है? उन्होंने कहा कि 2 साल पुराना टेंडर है, हमारी सरकार, ये नई सरकार जो आई उससे पहले का टेंडर था, हम लोगों ने चेक नहीं किया, वही जारी रहा। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले का टेंडर था, नई सरकार आने पर हमने चेक नहीं किया इसलिए इसकी दवा जारी थी। मगर ये लापरवाही है, भ्रष्टाचार है। जब 2023 में ही खांसी की दवा पर ही पाबंदी लगी है, खांसी की दवा ही अमानक घोषित हुई है, तो दूसरे साल्ट कॉम्बिनेशन के साथ उसे कैसे ठेका मिल गया, वो भी जयपुर में? ये एक बड़ा जांच का विषय है। जी, वाकई बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें बहुत शिद्दत से नोबेल शांति पुरस्कार की दरकार थी, पर उन्हें इसके लिए नहीं चुना गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उन्हें यह पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि जो देने वाले हैं वो उन लोगों को यह पुरस्कार देते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ही ये भी जोड़ दिया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार न दिया जाना अमेरिका का अपमान है।